जो आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक थॉरो रिवीजन है, या बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आपको मिलेंगी। शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि ये ख़ास करके हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के लेवल के बच्चों के लिए है, लेकिन जो बेसिक से एडवांस की जो ट्रेनिंग है ये ख़ास करके उनके लिए है जो बेसिक्स से सीखना चाहते हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ ये बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेगा। पढ़ने वाला कैंडिडेट अगर हिंदी मीडियम का है तो उसके लिए और आसान हो जाएगा, हिंदी मीडियम का है तो भी मुश्किल नहीं है, और इंग्लिश मीडियम का है तो भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए तो खैर इंग्लिश लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो CBSE ICSE बोर्ड या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आसान हो जाती है। लेकिन ग्रामर कहीं ना कहीं जो बेस करती है वो ग्रामेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिस के ऊपर बेस करती है, तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, और इसीलिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग बेसिक टू एडवांस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा चीज़ों को समझने के लिए, उनकी कमियों को जानने के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम्स को छोड़ करके मैक्सिमम एग्ज़ाम में सबसे बड़ा हिस्सा है इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना, फोकस के साथ सीखिए, डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करिए, और जब आप इसे यूज़ करें या जब आप इसे देखें, जब आप इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब आप इसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमेशा केयरफुल रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आज की जो क्लास है वो बेसिक मैं शुरू करना चाहता हूँ एक ये शो करते हुए, ये देखते हुए कि हम सीखे क्यों, एक्चुअली हमें ज़रूरत क्यों है ग्रामर को सीखने की। ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट है कि हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम में हमें किन किन बातों पर फोकस करने की ज़रूरत होती है, और ख़ास करके बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम ग्रामर को पढ़ रहे होते हैं तो ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब ग्रामर का मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो पूरा अपने आप में एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कैसे बिल्ड होता है, उसमें एरर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम किसी सेंटेंस को बिल्ड कैसे करते हैं, हम उन्हें सेट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम तब कर पाते हैं बेहतर तरीके से जब हम उनके रूल्स को मैक्सिमम हिस्सों में समझ पाते हैं, मैक्सिमम रूल्स और तरीक़ों से समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस बताऊं, जो हमारे सामने एक सिंपल सेंटेंस रखा, आई एम हैविंग डिनर एवरी डे एट 7 PM, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे विल फाइंड देयर इज नो एरर बेसिकली, बिकॉज इट्स इन देयर हैबिट, इट्स इन रूटीन। वो जब बोलते हैं तो बोल जाते हैं, और चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि भाषा सिर्फ बोलने और समझने के लिए है, तो कुछ चीज़ों में ये चीज़ें नेगलेक्ट कर दी जाती हैं, कंसीडर नहीं की जाती कि ये एरर कहाँ है। लेकिन ग्रामर इस बात को मानती है। जब आप इसे कॉम्पिटिटिव हिसाब से देखते हो, कंपटीशन एग्जामिनेशन के हिसाब से देखते हो, तब आप ये समझ पाते हो कि एक्चुअल में जो आप यूज़ करते आए हो वो कई जगहों पर तो सही है ही नहीं, और ग्रामर की भाषा में तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है जो रेगुलर यूज़ में हम अक्सर देख पाते हैं, तो हमारे पास एक सेंटेंस है, आई एम हैविंग डिनर एवरी डे एट 7 PM। अगर आप एक नज़र गड़ाओ तो आप देख पाओगे मैक्सिमम लोगों को तो ये लगेगा कि इसमें एरर है ही नहीं, और जिनको लगेगा तो वो पहले या तो वो पढ़े हुए हैं या तो वो नहीं जानते, बस गेस कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो चलो, आपको क्या लगता है इसमें क्या एरर हो सकती है? अब इस बात को समझने के लिए हमें कुछ एक एग्जाम्पल को, हमें एक बेसिक को समझना होगा कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि हैविंग, जो एक वर्ड है हैविंग, ये अपने आप में ग्रामेटिकली कोई वर्ड है ही नहीं, मतलब ये सही वर्ड है ही नहीं, हैविंग कोई वर्ड नहीं होता। जैसे अगर आप कहते हो आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर, अगर आप ये सेंटेंस बोल रहे हो तो मार्क कर लो आप हर रोज गलत बोल रहे हो, क्योंकि हैविंग अपने आप में कोई वर्ड है ही नहीं। ग्रामर में, ग्रामर की भाषा में ये वर्ड कंसीडर किया ही नहीं जाता, सही किया ही नहीं जाता। तो कहा क्या जाए, तो ऐसी चीजें हमेशा प्रेजेंट के फॉर्म में यूज हो जाती हैं। किस फॉर्म में? प्रेजेंट के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला नजरिया है सेंटेंस में एरर को फाइंड करने का। दूसरा नजरिया देखो, दूसरा नजरिया ये है कि साथ ही साथ इसमें हमारे एक वर्ड दिया हुआ है एवरीडे। एवरीडे यानी कि कोई चीज है जो कि क्या है, रूटीन है,
यानी कोई ऐसी चीज जो रेगुलर बेसिस पे की जा रही हो। और जब कोई चीज आपकी रेगुलर बेसिस पे की जाती है, रूटीन के रूप में की जाती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में यूज होती है। किस फॉर्म में यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में यूज होती है। तो वी हैव टू ऑप्शंस टू नो। फर्स्ट, the word which is used here, which is having, is not considered as a correct word according to the grammar. And even if the sentence has this word every day, it shows the means regular activities and routine kind of things. तो वैसे भी ये पूरा का पूरा सेंटेंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, और इसे दिखाया किस में गया है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो हाँ, एरर क्या है? ये एम हैविंग, यहां एक एरर है। तो होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए था यहां पर क्या? आई हैव डिनर एवरी डे एट 7 PM। देखो कितना सही था। बस आपको बेसिक समझने की जरूरत है, आपको यह जानने की जरूरत है कि गलती कहां हो सकती है या सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ये बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ताकि आप समझ पाओ, और इसके बाद जब हम ग्रामर को पढ़ेंगे तो हमें ये इसके महत्व को समझ पाएंगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे कि एक्चुअली है क्या ये। आई बात समझ में? चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट। देखो अब यहां पे एक सेंटेंस आप देख पा रहे हो जहां पे लिखा है कि आई गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट। जरा एक बार ध्यान से देखो इसे। क्या लगता है, क्या एरर हो सकता है इसमें, क्या गलती होगी इसमें? असल मायने में देखा जाए तो फिर वही बात मैं कहूंगा कि रेगुलर बोलचाल की भाषा में तो इसमें कोई एरर दिख नहीं रही, कोई गलती दिख नहीं रही। तो गलत होगा क्या? बिकॉज वी कैन स्पीक व्हाइल वी आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, वी कैन यूज दिस, आई गो टू द सिनेमा लास्ट नाइट। कुछ भी गलत नहीं होगा, ना लगेगा। लेकिन ये समझने की भाषा में तो इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट द ग्रामर? व्हाट अबाउट व्हेन वी यूज इन एग्जामिनेशन? व्हाट अबाउट व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू अटेम्प्ट एन एग्जामिनेशन, एंड दिस क्वेश्चन एग्जामिनेशन, व्हाट विल वी डू देन? तब हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में गलती क्या है, यहाँ पे एरर क्या हो सकती है हमसे, हम कम्युनिकेशन में क्या गलतियां कर रहे हैं। तब हमें यह समझ में आएगा, बिकॉज दिस सेंटेंस गोज टू द सेंस ऑफ पास्ट। यानी इस पूरे सेंटेंस में एक सेंस है जो सेंस शो कर रहा है पास्ट का, लेकिन सेंटेंस बनाते समय जो ध्यान दिया गया है वो दिया गया है किस पर? प्रेजेंट पर। तो गलती कहां है? सेंटेंस पूरा मतलब रखता है पास्ट का, क्योंकि लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन पता कब कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब एरर जो है वो इस फॉर्म में है जो कि गो नहीं, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में होना चाहिए था, विच इज वेंट। आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। देखो बहुत बेसिक सी बात थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल में। हाँ, इस सेंटेंस को देखना जरा। ऐसे सेंटेंसेस को जब आप देखते हो तो आप ये पाते हो कि मैक्सिमम केसेस में हम ये वो टेंस है जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, और ये वो टेंस है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट, सॉरी, जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बहुत कंफ्यूज करता है कैंडिडेट्स को, वो बोलने की भाषा में भी, और सिर्फ कैंडिडेट्स को नहीं, अच्छे अच्छे लोग यहां गलतियां कर देते हैं। जब वो खास करके यूज कर रहे थे किसी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और डिड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म की जब हम बात करें तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिड नहीं यूज होता तो सेकेंड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा आई रोट अ स्टोरी, अब ये सेंटेंस का भाव जो बता रहा है हमें, या तो हम इसे लिख सकते थे आई डिड राइट अ स्टोरी, या हम लिख सकते हैं इसे आई रोट अ स्टोरी। यानी या तो डिड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म यूज करें या सेकेंड फॉर्म यूज करें, लेकिन ये दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। और जैसे ये दोनों एक साथ यूज होंगे, ये सेंटेंस की एरर हो जाएगी। देखिए वही चीज यहां देखने को मिली है। सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? डिड, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज हो गई? सेकेंड फॉर्म, जबकि ये दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो कहीं पर भी अगर डिड के साथ सेकेंड फॉर्म किसी सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो वो सेंटेंस की एरर वहीं पर है, उसे तुरंत वहीं मार्क कर दो, क्योंकि होना क्या चाहिए था? आई डिड नॉट सी हिम। सो सिंपल। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा इसे देखो, फिर वही बात, सबसे पहला क्वेश्चन याद करना जो मैंने बताया था, और उस पहले क्वेश्चन से इस बात को भी ध्यान देना कि ये सेंटेंस में फिर से क्या बात आ गई? शी इज गोइंग टू द स्टोर एवरी डे। अब देखो यहां पर सेंटेंस में अगर हम यहां तक इस बात को छोड़ देते कि शी इज गोइंग टू द स्टोर, तो ये बात बिल्कुल सही थी, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से इज एम आर प्लस सेक्शन आईएनजी फॉर्म
करेक्ट है, लेकिन इसमें एक झोल कर दिया। वो झोल क्या किया, उसने एवरीडे ऐड कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। अभी सेंटेंस में एरर आ गई, क्यों? क्योंकि इसने एवरीडे को लिखते ही डाल दिया क्या, रेगुलर हैबिट्स की बात कर दी, रूटीन की बात कर दी। और जैसे ही रेगुलर हैबिट और रूटीन की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो कभी यूज कर ही नहीं सकते। तो क्या हो जाता है, तब हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में। और यहां पर जो गलती हो जाएगी वो हो जाएगी इज गोइंग, और होना क्या चाहिए, शी गोज टू द स्टोर एवरी डे। समझ गए? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब तक तो हमने देखा कि हमको सेंटेंसेस को बेसिक्स में कुछ हम एरर्स को फाइंड कर रहे थे, देख रहे थे। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, जरा ऊपर करो, हाँ ये क्वेश्चन देखो और यहाँ इसको समझने की कोशिश करो। देखो जरा कि हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे देखे हैं, अब इसमें एरर क्या क्या हो सकते हैं। एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखो, अपना समय लो, इस वीडियो को पॉज करके पहले देखना और देख करके पहले खुद एरर फाइंड करने की कोशिश करना और फिर आगे बढ़ना। जैसे यहां पर दिया he did not understood what I said, तो सबसे पहले वही बात, did का यूज हुआ है और उसके साथ understood जो कि सेकेंड फॉर्म है नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहां पर होना चाहिए था understand, तो इसका मतलब गलती क्या है, understood में। वही दूसरी तरफ देखते हैं, why do he go to the restricted place, अब why do he go to the restricted place। अब यहां सेंटेंस को देखो, अगर आपने एक फ्लो में देखा होगा तो आपको गलती नहीं दिखी होगी, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि डू लगते ही हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, लेकिन चूंकि यहां पे थर्ड पर्सन ही दिया हुआ है और ही, शी, इट और नाउन पर्सनल नाउन के साथ या किसी व्यक्ति के विशेष के नाम के साथ हम यूज करते हैं डज, ना कि डू। तो गलती क्या है, ये यहां पर होना क्या चाहिए था, डज। व्हाई डज ही गो टू द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड यू टोल्ड मी अबाउट हिम। जरा बताओ इसमें क्या गलती है, क्या लग सकता है यहां पे क्या गलती है, व्हेन डिड यू टोल्ड मी अबाउट हिम। अब देखो फिर वही बात, डिड लगते ही बात किसकी कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ना कि सेकेंड फॉर्म। और यहां पे क्या हो जाएगा, टेल, व्हेन डिड यू टेल मी अबाउट हिम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। फिर से देखो यहां पर एक सेंटेंस हमें देखने को मिला कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, लेकिन कुछ चीजों में हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हर एक सेंटेंस सही हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके टेंस कभी बदल नहीं सकते। मतलब ये हर रोज होता है, ये सन हर रोज निकलता है, मतलब ये सेंटेंस भले कॉन्टिन्यूअस का है, इसकी जो आदत है ये रूटीन है हर रोज की, नेचुरल रूटीन है, इसे बदल नहीं सकते। सन हर रोज राइज होगा, हर रोज सेट होगा, लेकिन पॉइंट है कि सेंटेंस में एरर क्या है, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है जिसमें इज राइजिंग नहीं होगा, प्रेजेंट फॉर्म में बनेगा और सन राइजेस इन द ईस्ट होगा। और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी बदलता नहीं है, कहावतें कभी बदलती नहीं है, प्रोवर्ब्स कभी भी बदलते नहीं है, चाहे वो किसी भी टेंस में बदल दिए गए हों, वो एरर ही होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाई आर नॉट यू टेलिंग मी द ट्रुथ। इस सेंटेंस में बचकानी गलती है, हालांकि आप सेंटेंस को शायद आप देख करके पहली बार में समझ भी जाओ या ना भी समझ पाओ, लेकिन फिर भी आप देखना इसमें बचकानी सी गलती है। वो गलती ये है, Why are not you telling me the truth? या तो यहां पर not you के बाद होता, यानी why are you not telling me the truth, या इन दोनों को मर्ज करके एक एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा होता aren't, यानी why aren't you telling me the truth। दो में से एक ही चीज हो सकती थी, कभी भी नॉट कंप्लीट फॉर्म में किसी सब्जेक्ट से पहले यूज हो ही नहीं सकता, या तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ मर्ज हो जाएगा या वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। यानी कि why aren't you telling me this truth सही हो सकता है, या why are you not telling me the truth सही हो सकता है, लेकिन किसी भी सेंस में नॉट का पूरी तरह से सब्जेक्ट से पहले यूज होना सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डू नॉट यू नो
that he is a generous man. Do not you know? फिर वही गलती, you से पहले क्या यूज हो गया? Not. कंप्लीट फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, या तो don't लिखो या do you not लिखो, बस दो ही तरीके से ये सही हो सकता है, ये कभी नहीं सही होगा. अब ये सेंटेंस सही हो गया, don't you know that he is a generous man. Now last question for practice today, और वो है why isn't he writing a story for your publication? बताओ इसमें क्या गलती है? Why isn't he writing a story for your publication? क्या लगता है इसमें क्या गलती है? सोचो. तो अगर आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है. Why isn't बिल्कुल सही है, या तो is he not होना चाहिए या isn't होना चाहिए. अगर why is not ही होता तब ये गलत होता, और एक लौता ये सेंटेंस है जो इसमें सही है. तो आज के लिए बस इतना ही. आगे मैं चाहूँगा कि आप इस बात को ध्यान दें, और आगे पढ़ने के लिए आप चैनल को फॉलो करें, ताकि मैं अपने इस एकेडमी के ज़रिए या इस ट्रेनिंग के ज़रिए जितनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकता हूं पहुंचाने की कोशिश कर सकूं, और आपकी लर्निंग में, आपकी प्रैक्टिस में आपके लिए हेल्पफुल हो सकूं. थैंक यू सो मच. जय हिंद.